आज के ज्यामिति के क्लास में हम त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे। मतलब भुजा के हिसाब से त्रिभुज कितने तरह के होते हैं, कोण के हिसाब से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और उससे भुजा और कोण के बीच में मध्य में क्या रिलेशन है, इसे सीखेंगे। ये संपूर्ण बेसिक से ज्यामिति की क्लास चल रही है। आप लोगों का समर्थन प्राप्त है, इसलिए आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। शुरू करने के पहले कुछ बातों को, तथ्यों को मैं रखना चाहूंगा कि एक मैथ प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम स्टार्टर कोर्स की बात है। केवल सिंपल में यही बात है कि ये एक यूनिक मैथ कोर्स है, इसे स्टार्टर कोर्स बोला जाता है और ये उनके लिए बनाया गया है जो एकदम गणित से मायूस हो गए हैं। उन्हें लगता नहीं है कि गणित वो सीख सकते हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, सरकारी नौकरी की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस की क्यों ना हो। तो ये एक मेरा चैलेंज है, एक शिक्षक का चैलेंज है जिसने 48 सालों से पढ़ाया है, 68 इयर्स उम्र है। तो जिन्हें ये चैलेंज स्वीकार करना सही लगता है वो सिंपल इसके डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया गया है, उस ऐप को इंस्टॉल करें और 260 रुपए की पेमेंट है, वो करते हुए इस कोर्स को अपनाएं। जिन्हें लगता है कि वो गणित सीख सकते हैं उनके लिए ये कतई जरूरी नहीं है, ये पहले ही बोल देता हूं। चलिए अब क्लास की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला आते हैं कि हम एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक हमने लाइन खींचा हुआ, एक रेखा है। अब रेखा के यहां से ऊपर उठा के मैं एक त्रिभुज बनाने की कोशिश करूंगा। तो अगर मैं त्रिभुज यहां पे बनाने की कोशिश करता हूं तो देखो यहां 3 भुजाएं हो जाएंगी, ठीक है ना। अब 3 भुजाओं में मेरे दिल में एक सवाल उठ रहा है कि इन भुजाओं का माप क्या होगा। तो चलिए हमने इसको उठाया है। देखिए यहां से इस पॉइंट को उठाया है, लेकिन हमने देखा कि जब यहां से हमने इस त्रिभुज की इस लाइन को उठाया और चूंकि इसकी लंबाई और ये 2 भुजा की लंबाई जो है सेम है, इसके लिए देखिए त्रिभुज बन नहीं रहा है। यहां पे ये कटे हुए, ये जो हमने थोड़ा सा डिफरेंस था, ये डिफरेंस बढ़ रहा है। आप 3 पेन को लेके भी त्रिभुज बनाने की वैसी कोशिश में जब भी देखेंगे तो देखेंगे कि त्रिभुज की एक भुजा का माप जो होता है वो बराबर दूसरे 2 भुजा के माप से छोटा होता है। चलिए इस बात को अब दूसरे तरह से हम समझते हैं, इसको हटा देते हैं। अभी चलिए एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ट्रायंगल आ गया। अब इसका नामकरण भी तो करना होगा ना। तो चलिए 3 शीर्ष बिंदु है, 3 शीर्ष बिंदु में ए बी सी और डाल दिया। अब देखिए भुजाओं का भी तो नामकरण करना जरूरी है। तो देखिए भुजा का नामकरण कैसे करते हैं। ये देखो एक AC एक भुजा है। अब बी का सीधा सीधा भुजा क्या है, ये स्मॉल बी है। ध्यान दीजिएगा शीर्ष बिंदु पे जब हमने कोण को दिखाने का कोशिश किया उसमें सब में हमने कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया, लेकिन जब हम भुजा दिखाने की बात करते हैं, देखो इसके सम्मुख के भुजा को हम बी बोल रहे हैं और बी को छोटे से लिख रहे हैं। तो नेचुरली जो है सी भी सामने का भुजा, इस भुजा को हम सी बोलेंगे और उसे छोटा लिखेंगे। उसी तरह ए के सामने का जो इस कैपिटल ए, इस कोण के सामने का जो भुजा है, उससे जो BC भुजा है उसे हम छोटे रूप में ए में लिखेंगे। और अभी तक हमने जो जाना उसको हम समझ लेते हैं फिर से एक बार कि ये इस भुजा का माप और इस भुजा के माप को अगर जोड़ेंगे तो ये हर हालत में इस भुजा के माप से बराबर होगा। जी हां, आप अगर इसके उल्टा करके आप कभी ट्रायंगल बना ही नहीं सकते हैं। अगर आपको कोई भी संदेह है तो प्रैक्टिकली कीजिए, तो बात आपके अंदर में एकदम फिक्स हो जाएगा, फिर कभी ये गलती होगा भी नहीं। चलिए अब दूसरा भी देख लेते हैं। B + C, इस भुजा की माप और इस भुजा को हम मापते हैं। मापने के बाद ये पाएंगे कि ये दोनों भुजा का योगफल देखिए A के बराबर नहीं है, A से ज्यादा है। और तीसरा भी ले लेते हैं इसी तरह। इस भुजा और इस भुजा को जोड़ के जब जोड़ेंगे तो देखेंगे इन दोनों का योगफल जो है इस भुजा से B के से बड़ा, हर हालत में बड़ा होगा।
अब जरा भुजाओं का अगर हम अंतर को देख के कोशिश करें, हम देखें कि ए जो है हर हालत में बी या सी भुजा के माप के अंतर के बराबर होगा। देखो हमें पता नहीं है इस दो भुजा में बी बड़ा है कि सी बड़ा है, तो ये ए जो ग्रेटर देन होगा, बी अगर बड़ा है तो बी माइनस सी से, और अगर सी बड़ा है तो सी माइनस बी से। तो फिर ये जो है मतलब हर हालत में इन दो भुजाओं का अंतर जो है वो बराबर छोटा होगा ए से, या उल्टा करके बोले ए बराबर बड़ा होगा इन दो भुजाओं के अंतर का। सेम आपका दूसरा भी भुजा के साथ होने वाला है। ये बी को लेके हम चर्चा करते हैं तो वही होगा, या हम सी को लेके चर्चा करते हैं तो वो भी बी माइनस ए या ए माइनस बी होगा। तो देखिए ये चीज तो हमें समझ में आ गया कि ये जो त्रिभुज की तीन भुजा है उसमें दो भुजाओं का योगफल बराबर तीसरे से बड़ा होता है। लेकिन यहां देखेंगे यहां कोई स्क्वायर नहीं है, इसको ध्यान देखेंगे। अगर a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, इसका मतलब कभी ये नहीं होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन सी स्क्वायर, ये मतलब नहीं है। जिसे हम आगे भी देखेंगे। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए हम त्रिभुज के कितने प्रकार हैं हम अपने तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। तो फिर क्या है कि अगर हम किसी चीज को अपने तरीके से जानने की कोशिश करते हैं तो वो कहीं ज्यादा फ्रूटफुल होता है। तो चलिए पहले हम भुजा के माप के अनुसार त्रिभुज कितने तरह के होंगे उसे देखते हैं। एक है पहला विषम बाहु त्रिभुज, मतलब विषम जो जिसके तीनों भुजा बराबर नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज की भुजा को कैसे लिखा जाता है मैंने अभी बताया। तो देखो ये ए भुजा है, ये बी भुजा है और ये सी भुजा है, और इसे विषम बाहु कब बोलेंगे, जब ए बी सी आपस में उनके माप बराबर नहीं होते हैं तो इसे विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। बहुत ही आसान चीज है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब दूसरे तरह का त्रिभुज होगा जिसको समद्विबाहु त्रिभुज। समद्वि मतलब दो बराबर है। तो समझ लीजिए कोई भी त्रिभुज की अगर दो भुजा बराबर होता है, ठीक है ना, देखिए ये तीन भुजा हमने डाला ए बी सी, और बोला गया है ए बी के बराबर नहीं है, लेकिन बी और सी जो आपस में बराबर है। अगर बी और सी आपस में बराबर है तो इसे क्या करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी कौन दो भुजा बराबर है, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम जैसे दिखाते हैं, ये और ये भुजा बराबर है। अब देखिए दोनों ये बराबर वाले भुजा जब तीसरे भुजा से जो कोण बनाते हैं, दिख रहा है ना, ये कोण बना रहे हैं और ये कोण बना रहे हैं, तो ये दोनों कोण की जो माप होती है, अब समझ लीजिए कि ये अगर y माप की है तो ये भी y होना होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज के हम एक गुण के बारे में समझ लिए, एक इसकी विशेषता जो है, इसके दो विशेषताएं, सॉरी एक नहीं दो विशेषताएं समद्विबाहु त्रिभुज के। पहले उसके दो भुजाएं बराबर होती है, और दूसरा इन दोनों भुजा जो तीसरे भुजा के साथ जो कोण बनाता है, चूंकि भुजाएं बराबर है इसलिए कोण भी बराबर होता है। तो चलिए एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक विषम बाहु त्रिभुज, और तीसरा एक कौन सा त्रिभुज होता है बाहु के हिसाब से उसे हम देख लेते हैं, और ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु। समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगी। तो कहने का मतलब देखिए हमने ए बी सी नाम डाला और हम बोल रहे हैं कि a बराबर b है, b बराबर c है। ऐसे में क्या होगा, तो पहले हम कैसे इसको डिनोट करेंगे, तो चलिए हम पकड़ लेते हैं, ये बाहु ये भुजा जो है ये दोनों बराबर होता तो हम इसको समद्विबाहु बोलते हैं। लेकिन ये भी अगर बराबर हो गया तीनों भुजा तो फिर क्या होगा, ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। और वैसे में कोण क्या बनेगा, देखो हमने पहले पार्ट में पढ़ा है कि किसी त्रिभुज के तीन कोण मिला के 180 डिग्री होते हैं, और चूंकि इस समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर है, इससे जो कोण ये तीनों भुजा बना रही है ये आपस में बराबर होंगे। और देखो बराबर होंगे तो चूंकि त्रिभुज के तीन भुजाओं का से बना कोण निश्चित होता है, इसके लिए ये भी कोण निश्चित होंगे। तो मतलब सारे के सारे आपके 60 डिग्री के कोण के त्रिभुज बनेंगे। तो मतलब है इसकी इस त्रिभुज की जो तीनों कोण होगा वो 60 डिग्री होगा। तो देखिए हमें एक समबाहु त्रिभुज की दो विशेषताएं हैं। समबाहु त्रिभुज की दो विशेषताओं के क्या है,
पहला, इसके तीनों भुजाएं जो है वो बराबर होता है, और तीसरा जो है, दूसरा जो है, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण जो हैं 60 डिग्री के हैं। देखिए ये जो है क्षेत्रमिति में भी काम आता है, और ज्यामिति के बहुत सारे सवाल इसके ऊपर पूछे जाते हैं जो अगले क्रम में हम करेंगे। तो उसमें इस समबाहु त्रिभुज की इन दोनों विशेषताओं पे ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए हमने ट्रायंगल जो है, क्या कहते हैं, त्रिभुज जो है, भुजा के आधार पर हमने 3 टाइप में किया। एक है विषमबाहु जिसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं होता है, एक है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजा बराबर होती है, और जिससे एक दूसरी विशेषता भी पनपता है, बराबर भुजाओं से तीसरे भुजाओं पे जो कोण बनाया जाता है वो आपस में बराबर होता है। तीसरा है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, और चूंकि तीनों भुजाएं बराबर है तो समबाहु त्रिभुज की दूसरी विशेषता क्या है, वो है उसके तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। और जब हम कोण के आधार पर त्रिभुज को हम वर्गीकरण करेंगे तो हम एक चीज और भी देखेंगे, प्रत्येक समबाहु त्रिभुज जो है न्यून कोण त्रिभुज होता है। तो चलिए पहले कोण के आधार पर त्रिभुज कितने तरह के होते हैं उसे हम जान लेते हैं। पहला है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून का मतलब होता है, देखो कोण तो मतलब कोण होता है, समझ गए, एंगल होता है। न्यून मतलब होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो मतलब हम एक ऐसी त्रिभुज की कल्पना करते हैं जिसके तीनों कोण जो है, कोई एक कोण नहीं, देखो किसी भी त्रिभुज के जब तीनों कोण जब 90 डिग्री से छोटा होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे हमने बोला कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री होंगे तो क्या होगा, तो हमने देखा कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री का होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो अभी हमने चर्चा किया था कि प्रत्येक समबाहु त्रिभुज जो है एक न्यून कोण त्रिभुज है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अब चलिए हम आगे का त्रिभुज के एक दूसरे पैरामीटर पे जाते हैं, दूसरे क्लासिफिकेशन पे जाते हैं। वो है कि जब कोण के आधार पर होता है तो त्रिभुज, दूसरा जो टाइप का त्रिभुज है उसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। अब समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल का मामला क्या है, देखो उसमें एक चीज फिक्स होता है, एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। देखो 90 डिग्री को ऐसे हम शो करते हैं, ये 90 डिग्री का है, मतलब समकोण त्रिभुज का एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, और जो कोण 90 डिग्री का होगा उसके जो अपोजिट का जो भुजा होगा, सम्मुख का भुजा होगा, उसे हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं, ठीक है ना, और नहीं तो इसे हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हमें समझ गया कि एक समकोण त्रिभुज जो है कर्ण का भी जन्मदाता है, ठीक है ना, और जो आधार से सटा हुआ है उसे हम आधार बोलते हैं या बेस ऑफ द ट्रायंगल बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज में एक आधार होता है, और आधार के किसी एक क्या कहते हैं, आधार के रेखा के, चलो इसको आधार पहले लिख लो यार, हाँ, इस आधार के जो इस यहां पर से 90 डिग्री के रेखा जो खींचा जाता है, क्या है कि ये समकोण त्रिभुज है, इसे हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं या परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। तो हमें एक चूंकि एक समकोण त्रिभुज की जो भुजाओं की विशेषता जो है वो हमें समझ में आएगी। एक समकोण त्रिभुज में लंब होगा, एक आधार होगा, एक कर्ण होगा, और यहाँ पे सबसे फेमस जो है पाइथागोरस साहब ने एक थ्योरी निकाला था जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो हमने एक चीज जाना कि किसी भी समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, और एक कोण 90 डिग्री होगा तो दूसरे 2 कोण जो हैं वो आपके क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे, क्योंकि किसी त्रिभुज के 3 कोण मिलके 180 डिग्री होते हैं। एक अगर 90 डिग्री हो गया तो बचा 90 डिग्री ही तो इन दोनों में वितरित होगा ना। तो हम इस पे और भी कुछ विशेषता हैं जो अभी मैं बोलना नहीं चाहूंगा, आगे हम चलेंगे, क्या कि अगर ये आपका समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो क्या होगा, ये दोनों कोण भी 45 डिग्री के हो जाएंगे। लेकिन इस पे अभी हम चर्चा पूर्ण रूप से नहीं करेंगे। चलिए हम तीसरा आते हैं अधिकोण त्रिभुज। तो देखिए
अगर किसी त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो देखो त्रिभुज को हमने कोण के आधार पे क्या, अगर किसी त्रिभुज का तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा है वो न्यून कोण है। एक कोण अगर 90 डिग्री है, अब एक कोण, यहां तीनों कोण के बारे में बताया, यहां एक कोण अगर 90 डिग्री है तो उसे हम समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और कोई त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री से ज्यादा है उसे अधिकोण, अधि मतलब समकोण से ज्यादा है, या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, हमने जाना ये एंगल बी जो है, देखो ये ग्रेटर का साइन है, 90 डिग्री है, तो नेचुरली ये अगर 90 डिग्री का होगा, ये दोनों कोण जो है हर हालत में आपके 90 डिग्री से कम होंगे, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण मिला के आपको 180 डिग्री होता है। तो देखिए बहुत ही साधारण था। भुजा के हिसाब से त्रिभुज तीन तरह के होते हैं, विषम बाहु, समद्विबाहु, समबाहु। उसी तरह कोण के हिसाब से होते हैं न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। चलिए थोड़ी बातों को थोड़ा और आगे से चलते हैं और आगे थोड़ा समझते हैं। अब हम देखिए, हम ये जो तैयारी कर रहे हैं हम एग्जाम के नजरिए से कर रहे हैं, तो हमें जो पढ़ना है उन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है, जो चीज हम जिससे सवाल बनते हैं और हमसे पूछे जाते हैं। तो देखो कभी भी आपका कोई भी जो कोण के हिसाब से, एंगल के हिसाब से जो त्रिभुज बनते हैं, उस पे ऐसे एंगल का देखिए बोला कि कोई त्रिभुज का 90 डिग्री है और दो कोण ऐसा है तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, यह पूछा नहीं जाता है। अब क्या पूछा जाता है, अब एक त्रिभुज की तीन भुजाओं का माप दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताओ ये त्रिभुज आपका न्यून कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है या आपका अधिकोण त्रिभुज है। तो इसको जानने के लिए हम कैसे कैलकुलेशन को किया जाता है, कैसे हम इसको समझते हैं, तो जरा उस पे आते हैं। तो देखिए न्यून कोण त्रिभुज को अगर हमें पहचानना है, ठीक है ना, और हमें तीन भुजाओं का माप दिया गया है, तो हम कैसे पहचानेंगे। तो देखो उसके लिए क्या होता है, दोनों भुजाओं का योगफल नहीं, दोनों भुजाओं के वर्ग का योगफल, दोनों भुजा के किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्ग का योगफल अगर तीसरे भुजा के वर्ग के योगफल से ज्यादा है तो वो न्यून कोण त्रिभुज होगा। ये दिमाग में जरा फिक्स कर लीजिए। दूसरा है कि अगर किसी त्रिभुज का दो भुजाओं का वर्ग का योगफल तीसरे भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर है तो वो त्रिभुज हर हाल में समकोण त्रिभुज होगा। तो हमने फिर से दोहराते हैं, अगर किसी भी त्रिभुज के दो भुजा के वर्ग का योगफल तीसरे भुजा के वर्ग के योगफल के से ज्यादा है, मतलब किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्ग का योगफल अगर तीसरे भुजा के वर्ग से ज्यादा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, तो हर हालत में त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होगा। और अगर किस त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योगफल अगर तीसरे भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है तो मतलब वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। उसी तरह अगर हम अधिकोण त्रिभुज की जाने तो उसमें है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योगफल अगर तीसरे भुजा के वर्ग के योगफल से छोटा है, देखिए यहां पे बड़ा है तो न्यून कोण होता है, यही चीज जब छोटा होता है तो अधिकोण त्रिभुज होता है। ये तो हमने समझने के लिए किया, लेकिन सवाल कैसे दिए जाते हैं तो चलिए हम देखते हैं। बोला गया है कि एक त्रिभुज की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो बोलता है कि बताओ ये त्रिभुज कौन सा है। तो हम क्या करते हैं, देखो हम पहले a का स्क्वायर करते हैं, मतलब 4 का स्क्वायर 16 होगा, फिर उसमें b का स्क्वायर करेंगे, मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, 16 और 25 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 41 होगा। मतलब हम यहां तक करके आके देख लिया कि इसकी वैल्यू 41 है। अब हम फिर c की स्क्वायर करते हैं, c का अगर 6 दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। अब देखो 41 36 से बड़ा है तो हम बोलेंगे इसे न्यून कोण त्रिभुज। और अगर समझ लो ये 36 की जगह 49 होता तो क्या होता,
तो सी बड़ा हो जाता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो ये परिस्थिति खड़ी हो जाती, तो इसे हम अधिकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है ना। दूसरा एक एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं। बोलता है कि एक त्रिभुज की एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा 5 सेंटीमीटर है। अब बोलता है कि बताओ त्रिभुज जो है तुम्हारा न्यून कोण है, समकोण है, अधिकोण है। तो हम इसे कैसे पता लगाते हैं? फिर वही कहानी है, एक इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 और 16 25 हुआ। अब सी का स्क्वायर करेंगे, मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया। तो फिर देखो हमने देखा कि दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होता है, मतलब 25 बराबर 25 हो गया। तो हम बोल देंगे कि भैया मेरे को जो त्रिभुज दिए हो वो समकोण त्रिभुज है। आपको समझ में आ रही है बातें? आशा करता हूं एकदम क्लियर है। और तीसरा है, अगर सपोज हमें दिया गया है कि त्रिभुज की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा 7 सेंटीमीटर। देखो फिगर दोनों बराबर है, A4 B5, सी देखो चेंज हो गया, सी यहाँ 6 है, सी यहाँ 7 है। ऐसे हालत में कैसे चेक करेंगे? वही जो हमारे एक ही तरीका है, ए का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर किया 16, 5 का स्क्वायर किया 25, तो हमने जोड़ दिया 16 और 25 का 41 हुआ। और सी को हम स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। तो नेचुरली देखो 49 बड़ा होता है 41 से, तो फिर हम जब सी बड़ा हो जाता है दूसरे दो भुजाओं के वर्गों के योगफल से, तो फिर हम बोलते हैं वो त्रिभुज अधिकोण त्रिभुज है। तो आशा करता हूं कि देखो इसके बेस पे जो सवाल आते हैं वो भी कैसे हल करना है आपको समझ में आया होगा। और किताब उठाइए और इस तरह के ऊपर जो भुजाओं के ऊपर जो त्रिभुज पहचानने के लिए होता है, देखो वो आपका एसएससी यहां तक कि सीएचएसएल में भी आता है और यहां तक कि पुलिस के एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं। तो नेचुरली ये किसके लिए पढ़ाया जा रहा है वैसा ना सोचो, आरपीएफ से बोलो, पुलिस से बोलो, पटवारी से बोलो, और आप सीएचएसएल के पे चले जाओ। यहां तक कि अगर 2010 के पहले का देखोगे तो सीजीएल में भी कभी कभी पूछा गया है। यहां तक कि मैं और याद दिला देता हूं कि 2015 में और 2017 में भी एक सवाल इसके ऊपर था, डायरेक्ट ये नहीं था। तो कहने का मतलब है ये वो बेसिक्स है जिनके बगैर कुछ भी आप ज्यामिति में कर नहीं सकते हैं। और धीरे धीरे जो है ज्योमेट्री बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन पे अपना ले रहा है, मतलब एडवांस मैथ हर जगह इस तरह के बेसिक से जुड़े हुए सवाल तो आपके छोटे एग्जाम में एकदम पूछे जाते हैं, बड़े एग्जाम में इसके ऊपर थोड़ा आगे जाना पड़ता है। तो मेरा कहना है कि जो भी ज्योमेट्री की तैयारी कर रहे हैं इन चीजों को आप नजरअंदाज नहीं करें, और अगर जानते भी हैं तो भी एक बार भरपूर रूप से जान लें, और इसका जरूर 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 आप फ्रेश नोटबुक में आप इसे लिखें, क्योंकि आपके लिए ये अत्यावश्यक है।